नमस्कार। बांग्लादेश के जीडीपी ग्रोथ इंडिया और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है, तेजी से बढ़ रही है। ऐसा क्यों, क्या कारण है, बात करेंगे। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना इंडिया के टूर पे हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है और इंडिया को इससे क्या फायदा होगा वो समझेंगे। इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन पहले कैसा था, अब कैसा है, अगर खराब होंगे तो हमें नुकसान क्या होगा वो समझेंगे। एनआरसी को लेकर के बांग्लादेश का क्या स्टैंड रहा उसको समझेंगे और रोहिंग्या मुसलमान पर लेकर के शेख हसीना ने क्या बोला है इसको भी समझेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। चलिए शुरुआत करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8% है, जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो ग्रोथ रेट है वो घट करके 5% के आसपास हो गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, उसका जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5 से 6% के बीच में है। अब बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति कर्ज $434 है, यानी कुछ 36,000 के आसपास, और वही इंडिया के लोगों पर 65,000 का कर्ज है। और अब इन तीनों कंट्रीज के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करूं तो पाकिस्तान में अभी $8 अरब है, वही बांग्लादेशी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग $35 अरब का है। भारत का रिकॉर्ड $434.60 अरब तक पहुंच गया है। यह रिपोर्ट अभी अगस्त में आई थी इंडिया की। अब देखिए, अगर मैं इस रिपोर्ट में आईएमएफ की जिक्र करूं, उसके रिपोर्ट का जिक्र करूं, तो बताती है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में $180 बिलियन से बढ़कर के 2021 तक $322 बिलियन की हो जाएगी। अगर वही कंपैरिजन इसका मैं पाकिस्तान के साथ करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा आज संपन्न बांग्लादेश के लोग हो चुके हैं। यहां पर आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, सेंसस रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं, जो कि एक पॉपुलेशन बताती है किस देश में, किस राज्य में कितनी है। 1951 में सेंसस रिपोर्ट बताती है कि ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, उसकी पॉपुलेशन उस वक्त 4.2 करोड़ थी। अब वहीं वेस्ट पाकिस्तान की बात करूं तो उसकी पॉपुलेशन उस वक्त 3.37 करोड़ थी। आज की डेट में कंपैरिजन करें तब से अब का, तो बांग्लादेश की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, 16.5 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की आबादी करीब 20 करोड़ है और इंडिया की आबादी माशाअल्लाह 133 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि बांग्लादेश ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। पाकिस्तान और इंडिया इसमें साफ साफ फेल होते नजर आ रहे हैं और इसको भुगतना हमें और आपको पड़ रहा है। अब देखिए, आज बांग्लादेश की इकोनॉमी और इंडिया पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छी कर रही है। फैक्ट फिगर आपको बता रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट आपको बता रही है। अब इसकी वजहों को अगर आप टटोलने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री सेक्टर बहुत मायने रखता है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत अहम है। बांग्लादेश का गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी बड़ा योगदान देता है वो, और वहीं मेजर टेक्सटाइल सेंटर भी बांग्लादेश में है, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट वहां क्रिएट हो पा रहे हैं। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर भी वहां एम्प्लॉयबल हो पा रही है, पैसे कमा रही है, रोजगार कर रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रही है। बांग्लादेश की सफलता में रेडीमेड कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी भूमिका रही है और आज भी निभा रही है। देखिए, अगर मैं एक डाटा दूं आपको, 2018 में बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में रेडीमेड कपड़ों का योगदान 80% रहा है। यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि 2018 में, ध्यान से सुनना, चाइना ने बांग्लादेश के ढाका स्टॉक एक्सचेंज का 25% हिस्सा खरीद लिया है। अब इसे खरीदने की कोशिश भारत ने भी की थी, लेकिन चाइना ने इसकी ज्यादा कीमत चुकाई और ये डील भारत के हाथ से रेते की तरह फिसल गई। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहां पे हम पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान काफी ज्यादा होता है, जिसमें आपके हाईली एजुकेटेड लोग ही होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अच्छा खासा पैकेज मिलता है और अच्छा खासा वो कमाई करते हैं, जिसके चलते जनसंख्या का एक बहुत बड़ा धड़ा रोजगार से वंचित रह जाता है। भारत में बीते वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत ज्यादा सही नहीं रही है। अगर आप 10 साल का आंकड़ा पीछे निकालेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जिसके चलते स्किल लेबर और अनस्किल लेबर की नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। भारत जैसे, अब एक बात आपको समझनी होगी कि भारत जैसे बड़े देश में जब तक सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देगी तब तक बेरोजगारी का आलम यही रहेगा। हम बात करते रहेंगे और लोग अपना बेरोजगार वाले काम करते रहेंगे और सरकार डाटा को चुनाव आने के बाद बताती रहेगी और जीवन पर्यंत ये कहानी चलने वाली है अगर हमने और आपने मिलकर के अपनी आदत नहीं सुधारी। भारत की बड़ी आबादी अभी भी खेती किसानी पर डिपेंडेंट है, जबकि एग्रीकल्चर की जीडीपी में योगदान लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 7 साल 8 साल का डाटा उठा के खुद देख लीजिए। बीते सालों में बांग्लादेश ने अपने आप को इतना सशक्त बनाया है, इतना सशक्त बनाया है। एक टाइम तो ये इसके अकाल पड़ गया था,
खाने को कुछ नहीं था, लेकिन आज फूड प्रोडक्शन में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बन चुका है। 2009 का डाटा लीजिए, बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम 3 गुना हो गई है। अब इस साल प्रति व्यक्ति आय $1750 हो गई है। ये डाटा वर्ल्ड बैंक का डाटा बताता है कि बांग्लादेश में $1.25 में अपना घर चलाने वाले, रोजी रोटी कमाने वाले कुल 19% लोग थे, जो आज की तारीख में मात्र 9% रह गए हैं। और साथ ही बांग्लादेश में एक व्यक्ति की एवरेज एज जितना जी सकता है वो 72 साल है। इंडिया में 68 है, पाकिस्तान में 66। बांग्लादेश का इतना बड़ा अचीवमेंट है, इसको छोटा नहीं माना जा सकता। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में मुझे बताइए। बांग्लादेश वैसे तो तरक्की कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कई सारे प्रोजेक्ट्स इसके हाथ से निकल जाते हैं, कई मामलों में बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ जाता है। अब देखिए चालाक चीन करता क्या है। चालाक चीन वही करता है जो उसने श्रीलंका पाकिस्तान दोनों के लिए किया, छोटे देशों को कर्जों के भंवर में फंसा रहा है। देखिए चाइना ने बांग्लादेश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में आर्थिक मदद मुहैया कराई है। बांग्लादेश को वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत मदद कर रहा है। अभी फिलहाल चाइना ने बांग्लादेश को $38 अरब का कर्ज देने का कमिटमेंट किया है। अब देखिए चाइना के नाम से मुझे दिवाली याद आ गई, जिसमें मुझे याद आता है #बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट वाला बवाल की जो तस्वीरें होती है वो शुरू हो जाती है। अगर ऐसा कुछ हो तो बताना, कसम से बिना वॉशिंग पाउडर में डाले धोकर के चमकाने बड़ा मजा आता है। और अगर ऐसा शुरू हो चुका है या होने वाला है या फिर आपकी नजर में है तो कमेंट करें, मुझे बताइए, मिलकर धोते हैं। बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। ये तो थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको कैप्सूल टाइप हो गया। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अब तक कैसे रहे हैं इसको भी आप समझ लीजिए। और आज जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के टूर पर भारत पर थी, तो दोनों ने क्या हासिल किया, दोनों देशों ने क्या हासिल किया, क्या एग्रीमेंट हुए, क्या इसका नतीजा निकलने वाला है, इसको समझते हैं। अब देखिए मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं भारत और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन दोनों चीज में ही बहुत ही ज्यादा मैं कहूं कनेक्शन समझिए आप इस चीज को। अब याद रखिए, मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन कुछ नए लोग जो है वो समझ लेंगे इस चीज को। देखिए जब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को OIC के देश तक साथ नहीं दे रहे हैं, इस बात को पाकिस्तान के PM ने ऑन रिकॉर्ड इसको माना भी है, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश पाकिस्तान की मदद कर रहा है और अहमियत भी दे रहा है। अब इसके पीछे की वजह मैंने आपको कई दफे बताई है, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। अमेरिका के द्वारा तालिबान के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई उसके लिए अब गले का फंदा बन चुकी है। और अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। अब बीते 17 सालों की बात करें तो अमेरिका वहां पर $840 अरब से ज्यादा का रकम खर्च कर चुका है। और आज करीब 14,000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं। लेकिन अमेरिका अब अफगानिस्तान में ₹1 खर्च करने के मूड में दिखाई नहीं देता है। वो अपने अधिकांश सैनिकों को वापस बुलाना चाहता है और पाकिस्तान की इसमें मदद चाहता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सेनाओं की जरूरत पाकिस्तान के रास्ते ही पूरी होती है। एक सीधी सी बात है कि अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका को जरूरी है कि वो तालिबान को शांत रखा जाए। अब यह काम उसके लिए पाकिस्तान ही कर सकता है। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अमेरिका की मजबूरी क्या है। भारत और बांग्लादेश की बात मैं करूं तो ठीक ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत बांग्लादेश पर फुली डिपेंडेंट है। अब देखिए बांग्लादेश की मदद की वजह से भारत को सुरक्षा के क्षेत्रों में होने वाले खर्चों में लाखों डॉलर की सेविंग्स हो रही है। भारत का जो बॉर्डर देखो, इंडिया का जो बॉर्डर है वो 7 देशों से लगता है, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और इन सभी का अगर मैं लैंड बाउंड्रीज की जो लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है इसका भारत का बॉर्डर, तो वो करीब 15,000 किलोमीटर है, जिसमें से 4,000 किलोमीटर से अधिक लंबे भारत और बांग्लादेश बॉर्डर भी है। वहां से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई चरमपंथी समूह सीमा पार जाकर के अपनी गतिविधियां, अपनी एक्टिविटीज जारी रखते थे। मगर बॉर्डर पर यह मूवमेंट अब बंद हो गया। यह मूवमेंट बंद होता है साल 2008 में, वो भी शेख हसीना की हुकूमत के आने के बाद, जिससे भारत को भी फायदा हुआ है। सिंपल पहली बात। अब देखिए, अब जब बांग्लादेशी PM भारत आई तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि तीस्ता नदी पानी बंटवारे को लेकर के दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है, अपने संबंधों को एक नए ऊंचाई पर ले जाया जाएगा।
लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि इस दौरे पर इसको लेकर के कोई भी बात नहीं हुई। अब पूरी कहानी को ना समझाते हुए एक थोड़ा सा इंसाइट मैं दे देता हूं, क्योंकि वीडियो नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण जितना हो जाएगा। देखिए 54 नदियां दोनों मुल्कों के बीच बहती हैं, भारत और बांग्लादेश के। लेकिन 1996 गंगा समझौते के बाद दोनों में पानी के बंटवारे को लेकर कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। 2010 में प्रयास हुआ था, जब मनमोहन सिंह बांग्लादेश गए थे तो लगा था कि एग्रीमेंट पर बात बन सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लगातार विरोध करने के बाद एग्रीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन फिर जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री भारत गई तो लगा कि चलो इस बार हो जाएगा, इस एग्रीमेंट पे बात बन सकती है, लेकिन इस बार भी नहीं हो पाया। अब देखिए, ममता को राजी किए बगैर तीस्ता विवाद को सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, नदी के जल बंटवारे का सवाल है तो इसमें सबसे बड़ी अड़चन खुद पश्चिम बंगाल की आपत्ति है। 2011 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश यात्रा पे गए थे, तभी समझौता हो गया था कि दोनों देश तीस्ता जल का बराबर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तब भी ममता बनर्जी ये तर्क दिए हुए विरोध कर रही थी कि सूखे के मौसम में पश्चिम बंगाल के किसान तबाह हो जाएंगे। तब से ये अड़चन बनी हुई है और ये एग्रीमेंट ना तब हो पाया और ना अब हो पाया है। साथ ही बात कर लेते हैं कुछ एग्रीमेंट जो हुए हैं। भारत और बांग्लादेश ने अपने संबंधों को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच बातचीत के बाद 5 अक्टूबर को 7 एग्रीमेंट्स पर साइन किए हैं। अब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना द्विपक्षीय वार्ता यानी कि बायलैटरल डायलॉग के दौरान स्पष्ट तौर पर यह कहती हैं, रोहिंग्या के लिए लंबे समय तक यहां रुकना ठीक नहीं है भारत में, अब उन्हें वापस लौट जाना होगा। अब पीएम ने हसीना को बताया कि भारत ने इनकी सामाजिक आर्थिक मदद के लिए हर जरूरी कदम उठाए हैं और अब तक तकरीबन करीब 120 करोड़ रुपए तक खर्चे जा चुके हैं। अब इसी दौरान हसीना ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया। इस पर भारत ने कहा यह ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी कि सतत प्रक्रिया है। पूरी कवायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और उसकी निगरानी में हुई है। अब क्या परिस्थिति बनती है, अभी देखने वाली बात होगी। दोस्तों देखिए, 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी भी एक टाइम लिमिट है तो थोड़ा सा पालन करना पड़ता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म का पक्का सपोर्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हैं, कर सकते हैं पेट्रियन और इंस्टा मोजो पे। इस चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। और जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। अपडेटेड रहेंगे तो पढ़े लिखे बने रहेंगे। नमस्कार।